अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अब अपनी टोन आहिस्ता-आहिस्ता चेंज कर रहे हैं। जो कल 48 घंटे का टाइम दिया था, अब उसको 1 हफ़्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया है। वो टाइम है कि ईरान की जानिब से जो तबसरा किया जा रहा है उनकी मैनेजमेंट के अंदर, या एनालिसिस किया जा रहा है अमेरिका की डिमांड्स के ऊपर, जो कोर डिमांड्स हैं, जो कुछ मंज़र आम पे भी आए हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं इंशाअल्लाह ताला। उनसे लेकर के ईरान की जानिब से क्या फ़ैसला सुनाया जाता है। लेकिन उसके बाद उसने ये बात यही रिन्यू किया कि डील पॉसिबल है, इम्कानात बहुत हाई हैं, लेकिन अगर फिर भी दोबारा उसने आज थ्रेट किया, अगर नहीं माना गया तो बहुत बड़े पैमाने पे पिछली बार से ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा सख्त, ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर बमबारी की जाएगी। ईरान जो है वो रिव्यू कर रहा है। ये जो बग़ई साहब हैं, जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा तेहरान जो है वो दोबारा कम्युनिकेट करेगा अपने मीडिएटर पाकिस्तान के ज़रिए, आफ्टर वो अपने उस पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको फाइनलाइज़ कर ले, या जो भी एग्रीमेंट करना चाहता है वो कम्युनिकेट पाकिस्तान के ज़रिए ही करेगा। अमेरिका ने फ़िलहाल इसके जवाब में 1 हफ़्ते के लिए पूरा जो भी कार्रवाई वो कर रहा था ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्रीडम के नाम से, कोई जो मिलिट्री एक्टिविटी थी जिसमें दिफाई और एग्रेसिव पोस्चरिंग के ज़रिए वो अपने नेवल शिपिंग वेसल्स को निकालना चाह रहा था वहाँ से, उस ऑपरेशन, उस प्रोग्राम को रोक दिया है। अब इसकी जो लंबी तफ़सील है वो पढ़ना बड़ी ज़रूरी है तो बड़ी अजीब-ओ-गरीब, बट आपको मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा। ये रिपोर्ट की है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि अगर ईरान इस न्यूक्लियर फ्रेमवर्क को, इसका नाम न्यूक्लियर फ्रेमवर्क बनाया, हालांकि इसमें नॉन न्यूक्लियर डिमांड्स भी हैं, लेकिन इस न्यूक्लियर फ्रेमवर्क को मान लेगा तो 30 दिन के अंदर अंदर वो टॉक्स तफसीली मुकम्मल कर लेंगे। यानी कि ये कबूल करे, उसके बाद 30 दिन पूरे प्लानिंग की, खदोखाल की, और कैसे क्या कब किधर वो डिसाइड किया जाएगा। नंबर एक, ईरान जो है वो पब्लिक गवाही देगा, अटेस्टेशन देगा कि हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए। अब किसी स्टाम्प पेपर पे की हुई अटेस्टेशन से ज़्यादा मेरे ख़्याल में गारंटी शुदा बात यह है कि जो इमाम है, जिसने ये नई रियासत बनाई, इमाम खुमैनी, उनका फतवा मौजूद है, और अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ईरानी कौम कहती है कि हम इसको हराम मानते हैं अपने ऊपर और हम नहीं बनाना चाहते। और ये जेसीपीओ के ज़माने में भी ट्रू था, ये 1979 के बाद भी ट्रू था, और ये आज भी उनके लिए ट्रू है। और अगर इसमें कोई तब्दीली आई है, मिसाल के तौर पे, कि शरई एतबार से जो रिलीजन है, जो आपने तो कहा है अमेरिका ने खुद के रिलीजियस फनेटिक्स हैं ये, तो अगर ये रिलीजियस फनेटिक्स हैं तो ये मज़हब की बात मानेंगे ना। तो वैसे तो हराम मानते हैं ये लोग, लेकिन अगर इस एटीट्यूड में, सोच में कहीं कोई तब्दीली आई है, तो मेरा ख्याल है कहना ये मुश्किल नहीं कि उसमें सबसे बड़ा हाथ डोनाल्ड ट्रंप साहब का है। तो अगर यही मकसूद था या मंशूर था तो बमबारी क्यों शुरू की? वो हम सब जानते हैं, इसराइल की ख्वाहिश पे, इसराइली लॉबी की ख्वाहिश पे। लेकिन हकीकत ये है कि उसको फ्रेम ऐसे किया जा रहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर अज़ाइम से रोकने के लिए था। ठीक, हम मान लेते हैं। फिर उसके बाद की जो फुरदो है, नतान्ज़ है और इस्फ़हान है, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं 3 सबसे बड़ी, जिनके ऊपर बमबारी भी की गई अमेरिका की जानिब से इस जंग में भी और पिछली जंग के अंदर भी, इनको मुकम्मल तौर पे डिसमेंटल किया जाए। अगेन ये एक टेक्निकल प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है। न्यूक्लियर फैसिलिटी बंद करना, डिसमेंटल करना, एक भट्टे की तरह या कोयले के कान की तरह नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक, चले, ये अज्यूम्ड है कि जब वो नॉन न्यूक्लियर वो न्यूक्लियर परसूअल नहीं कर रहा तो फिर उसको उसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे वो सवाल आता है, क्योंकि ईरान ने इसको इक्विवोकेट किया हुआ है फॉर द राइट रीजंस, अपनी न्यूक्लियर एनर्जी इंडिपेंडेंस को अपनी सॉवरेनिटी के साथ। तो ये क्या एक सॉवरन मुल्क कबूल करेगा इस बात को कि उसकी 3 बड़ी, जो हज़ारों लोगों की जानों की कुर्बानियों से और करोड़ों डॉलर खर्च करके इतनी मेहनत से ये बनी है फैसिलिटियाँ, क्या उनको वो एक बमबारी की वेव के अंदर खौफ खा के गिव अप कर देगा? ट्रंप साहब बेहतर जानते हैं जी, ही इज़ द नेगोशिएटर, और उन्होंने ये शानदार सी जंग भी तैयार की है, तो वो बेहतर ही समझते होंगे। टोटल बैन ऑन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वर्क, यानी अंडरग्राउंड जो भी काम करेगा ईरान, तो वो न्यूक्लियर नौयत का काम नहीं हो सकता। और ये अगेन साबित करने के लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या आईएईए वाला ट्रस्ट ईरान ने अभी विन बैक किया है? क्योंकि आईएईए ये साबित शुद्ध है कि वो एक एटॉमिक एजेंसी जो है वो ईरान के ऊपर स्पाइंग कर रही थी इसराइल की जानिब से। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा ये इंश्योर करने के लिए कि अंडरग्राउंड जहाँ मिसाइल फैक्ट्रीज हैं या कोई और फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल नहीं स्टोर किया हुआ उन्होंने, या वो इस तरह की खुफिया फैसिलिटी बना लेते।
सैटेलाइट इमेजेस ने गिव अप किया था ये मामला अर्ली 2000s में, कि जब ये इस्फहान और फुर्दो और नाटांज की फैसिलिटियाँ रिस्पेक्टिवली तैयार हो रही थी। लेकिन कंफर्मेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक वहाँ पे कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस आपको नहीं मिलती और कोई डेटा बेस्ड आपको कोई वो ठोस शवाहिद नहीं मिलते। उसके लिए आपको एटॉमिक एजेंसी चाहिए। एटॉमिक एजेंसी पे ईरान का भरोसा नहीं है, और वो भरोसा आपने अपने खुद कारनामों से ख़त्म किया बाय मेकिंग अ सॉवरन इंडिपेंडेंट बॉडी। इसका काम है दुनिया में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना। उसको आपने स्पाइंग एजेंसी बना दिया इसराइल का, उसकी बांदी, उसकी लौंडिया बना दिया आपने। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब 20 साल का ऑन डिमांड इंस्पेक्शंस ऑन डिमांड इंस्पेक्शंस विद पेनल्टीज फॉर वायलेशंस। पता है याद क्या आ रहा है मुझे? जब वो 10 साल ड्रामा रचाया गया था इराक के अंदर, सैंक्शंस के बाद, कुवैत इराक की झड़पों के बाद, डेजर्ट स्टॉर्म की शरारतों के बाद, जब स्कॉट रिटर, उस ज़माने में रिसेंटली रिटायर्ड मरीन स्कॉट रिटर, यूएन के सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे एक दिहाई के लिए इराक के अंदर टूर करते रहे कि कभी केमिकल वेपन ढूंढ रहे हैं, कभी हम ऑन डिमांड ऑन स्पॉट चेकिंग होगी जी, फलानी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के अंदर केमिकल वेपन तैयार किया जा रहा है, ऑन द स्पॉट डिमांड फॉर ये वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है यहाँ पे। सैंक्शंस, वेपन्स इंस्पेक्शंस, वेपन्स हैंडिंग ओवर, फैसिलिटीज़ का बंद करना, ये तमाम वो हथकंडे हैं जो एम्पायर जंग की रुकावट के तौर पे नहीं इस्तेमाल करता, बल्कि ये तमाम हथकंडे जंग के पहले आने वाले लवाजमात समझे जाते हैं। और ये मैं खुद से नहीं बात कर रहा, ये प्रोफेसर रॉबर्ट सी पेप का तकिया कलाम बन चुका हुआ है कि ये जो डिसीजंस हैं सैंक्शन के, और ये सब जो मामला है कि यहाँ बंद कर दो फैसिलिटी और वहाँ से हमें दे दो, और ये सैंक्शन और यहाँ इंस्पेक्शन कर लो वरना फ़ाइन लग जाएगा, ये जंग के लवाजमात हैं, ये जंग की शुरुआत हैं। जैसे कि अच्छी एक शानदार किस्म की जो हलीम तैयार होती है, उसके साथ वो दूधी किस्म के दही वाले रोगनी नान ना हो जो बड़े फूले फूले मोटे मोटे हों, और उन पर तिल्ला, इसलिए सफ़ेद तिल्ली वाले खूबसूरत से तत्ते तत्ते रोगनी नान ना हो, वो मीठा प्याज ना हो, वो लीमू ना हो, कटी हुई हरी मिर्च ना हो, धनिया ना हो, अदरक ना हो, वो हलीम तो नहीं होती ना। हलीम बात समझे ना मेरी बात? हलीम से लवाजमात आते हैं ना। तो वो जो लवाजमात हैं, आप हलीम को मिस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि देखें ईरान को खटा हुआ प्याज भी देना है, हमें वो पका हुआ मीठा प्याज और हरा धनिया भी देना है और हरी मिर्च भी देनी है और कटी हुई लंबी लंबी वो अदरक की वो भी देनी है, और वो किस चीज़ के लिए देनी है? लीमू भी छिड़कना है किस चीज़ में? हलीम में। हलीम जंग है, ये जंग के लवाजमात हैं। हलीम पकती नहीं है लवाजमात के लिए, लवाजमात काटे जाते हैं क्योंकि हलीम पक रही होती है, यानी जंग। इराक पे जंग मुसल्लत की गई एक दहाई के लिए। ये स्कॉट रिटर जिनको आप इतने शौक से सुनते हैं, वैसे माहिर और हैं वो, बेशक बिला शक माहिर हैं, कुछ बातों पर इख्तलाफ हो सकता है लेकिन वो बिला शक माहिर है जंगी और उन चीज़ों मामलात के ऊपर। तो क्या जंग नहीं हुई वहाँ पे? हुई। तो वो चीज़ें जो 2-3 दहाइयाँ लगा के इराक में हुई, वो आपने चंद सालों के अंदर देख ली हैं। क्योंकि ईरान का मामला जैसे आइसबर्ग की तरह था, जितनी जंग ऊपर थी पानी से, उससे दसियों गुना वो पानी के नीचे थी। एक कोल्ड सी वार चली इनकी 1979 से अमेरिकन के दरमियान, इनकी दोस्ती और दुश्मनी की। इराक में दोस्ती फिर दुश्मनी, अफगानिस्तान में दोस्ती फिर दुश्मनी, और ये उतार चढ़ाव में गुजर गई है। अब सिर्फ आप उसका उतला हिस्सा देख के कह रहे थे आपको जंग नज़र नहीं आ रही, अब आपको वो पूरा आइसबर्ग पानी से बाहर नजर आ गया। वो ये तो बहुत बड़ी जंग है यार, ये तो वाकई में दूसरे से लड़ना चाहते हैं, और वाकईतन एक ग्रुप तो वाकई में दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ना चाहता है, उसको ज़ोर से लड़ाई आई भी है। फिर जी जहाँ 20 साल मॉरिटेरियम, कंप्लीट शटडाउन, परमानेंट फ्रीज यूरेनियम इनरिचमेंट के ऊपर। और ये एक ज़रा अमेरिका ने एक गियर नीचे किया। पहले अमेरिका कह रहा था, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स में, ज़ीरो न्यूक्लियर इनरिचमेंट, तमाम की तमाम न्यूक्लियर डस्ट हमें दे दी जाए। उसके बाद ये 20 साल के लिए, लेकिन इसके अंदर एक एक्नॉलेजमेंट छुपी हुई है। अगर 20 साल का 20 साल का मतलब क्या है कि 20 साल के बाद बना सकते हो? इसके अंदर मतलब ये है कि हमें पता है कि तुम न्यूक्लियर केपेबल कंट्री हो, सिर्फ 5-10 साल 20 साल डिले कर दो हमारे लिए। वो मुस्तकिल डील थी JCPOA, 5 साल के अंदर हाथ में पकड़ा दी डोनाल्ड ट्रंप ने, लो वापस ले लो। रूस, चीन किसी का पास नहीं रखा, उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, UN कोई EU कोई, नो आई केयर अबाउट नोबडी, भाड़ में गई। तो ये 20 साल भी कम से कम 4-5 साल की इसके अंदर इम्प्लिसिट डिमांड होती है कि इतनी की देर तुमने रुकना है। लेकिन इसके रुकने के अंदर भी, रुकने के अंदर भी एक बात छुपी हुई है कि मैं मानता हूँ इस बात को कि तुम बना सकते हो न्यूक्लियर वेपन।
और 60% पे फिसाइल मटेरियल मौजूद है। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साईफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। तमाम एनरिच यूरेनियम स्टॉक पाइल हैंड ओवर किया जाए। किसको जनाब? रूस को। यूक्रेन खाली करने लगे हैं आप, जिस तरह पहले आपने खाली किया था क्राइमिया को कि आ जाओ हमला कर लो पुतिन जी 2015 में। यूक्रेन तो नहीं खाली कर पाते, इसराइली लॉबी ने आपको पकड़ा हुआ है, आपके मतलब एडी से पकड़ा हुआ है आपको, तो वो तो आपको जाने नहीं देगी। यूरोपियन लॉबी आपको कह देगी यूरोप को अबैंडन कर दो, यूक्रेन में आ जाए रशिया दाखिल हो, सिर पे हमारे आगे डांस करें। यू हैव नथिंग टू ऑफर रशिया टेंजिबल कि आप उनसे करवा लो, और आप एक दफ़ा करवा के उनको कहते हैं ना एग ऑन माई फेस, मुझे बेवकूफ़ बनाया तुमने, मेरे बंडा मार दिया तुमने, आपने तो उनको गंदा कर दिया मार्केट के अंदर। चीन चीन लेगा फिशियल मटेरियल ईरान से? किस सौदे पे, किस गारंटी पे? चीन क्या है ईरान ईरान को गारंटी देगा, और ईरान क्या चीन को गारंटी देगा, और आपकी कौन गारंटी देगा? JCPOA की इंटरनेशनल ग्लोबल गारंटी के बाद तुसी फिर JCPOA 2 बनानी है जे, तो बमबारी क्यों की थी JCPOA 2.0? ट्रंप इक्वल्स टू ओबामा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ट्रंप गालियाँ देता है ओबामा को कि सबसे बड़ा इडियट था। भाई तुम सबसे बड़े इडियट निकल आए, तो तुमने ये डील बनाई थी, तुमने लड़ाई शुरू की, और अब तुम वही डील बना रहे हो जो ओबामा बना के गया। हॉर्मुज़ को कुल्ली तौर पे खोल दिया जाएगा, और यूएस भी अपने ब्लॉकेड को आस्ता आस्ता थींदे थींदे ख़त्म कर देगा, और परफॉर्मेंस बेस्ड सैंक्शन रिलीफ नॉट ग्रांटेड अप फ्रंट। परफॉर्मेंस बेस्ड सैंक्शन रिलीफ क्या है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट तुम्हारे हमने फ्रीज़ किए हुए दुनिया भर में, वो हम रिलीज़ करेंगे आस्ता आस्ता करके, हड्डी बोटी टुकड़ा टुकड़ा करके तुम्हें, लेकिन वो परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे। तुम्हारे वीकली, मंथली और क्वार्टरली और ईयरली KPIs मीट होंगे, एक्सेल शीटों में चेक करेंगे हम कि तुमने वो काम किया या नहीं किया। मान लिया ईरान ने। इट्स पॉसिबल। देखो पाकिस्तान ने क्लियरली अपने आप को ऐसे पोजीशन किया है कि पाकिस्तान वुड बी विलिंग टू टेक द फिसाइल मटेरियल, एंड इट्स पॉसिबल। इट्स क्वाइट क्लियर कि पाकिस्तान, देखिए 14-15 को जाना है ट्रंप ने शी जिनपिंग के पास। वट एवर ही वॉन्ट्स टू अचीव वो इस कॉन्फ्रेंस से पहले पहले करना चाहता था। तो आई एम शॉक कि उसने हफ्ता टाइम मजीद दे दिया, क्योंकि आज हम 7th को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं मई को, राइट 7 मई हो गया ना, तो 14-15 मई को उसने वहाँ जाना है शी जिनपिंग के सामने। तो वो भीगी बिल्ली बन के जा सकता है ऐसे कमज़ोर बॉडी लैंग्वेज के साथ, या वो बब्बर शेर की तरह जा सकता है। हकीकत ये है कि इस शिकस्त के बाद, इस जंग की नाकामी और इल प्लानिंग और पोर कंसेप्शन के बाद, देयर इज़ ओनली वन वे जहाँ वो इज़्ज़त के साथ जाएगा, अगर वो एक कोई डील बना ले। पाकिस्तान की ख्वाहिश होगी कि डील यहाँ साइन हो, यहाँ सेटल हो। ईरान की भी यही उम्मीद करते हैं, ख्वाहिश हो कि वो पाकिस्तान को फेवर के तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया कि वो इसका पास रखे। और अमेरिका की ख्वाहिश ये होगी कि सौदा हो जाए, सांप मर जाए लेकिन लाठी ना टूटे। अमेरिका ने वापस आना है इस खत्ते के अंदर, ये ऐसे नहीं खैर बात कह के जाएगा। आ, मान लेंगे, हो जाएंगी नेगोशिएशन, अल्लाह करे सेटलमेंट हो जाए, लेकिन आई वुडंट गिव इट मोर देन 6 months मैक्सिमम। बट दिस ऑल, ये सारी बात इनकम्बेंट इस बात पे कि एग्रीमेंट होगी भी कि नहीं। फिलहाल जो ये खदोखाल है इसके पढ़ के ही कहता हूँ कि मान लिया ईरान ने, होगी डील। चलो, गुड मॉर्निंग डियर। यू नो, मैं रोज़ शरारत कर रहा कह रहा कि अगर हमें दे दें फिसल मटेरियल, हम उनको बना के मसाला मसूला लगा के, चूना कत्था लगा के, बेहतरीन से खुशबू वाले गुरु 403 शानदार किस्म के न्यूक्लियर वेपन दे दें,
हकीकत ये है कि पाकिस्तान भी इसके अंदर जो है वो वेस्टर्न एलाइज के लिए है। ट्रस्टवर्दी तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, बट उसका जो हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है कि वी हैव हेल्प्ड ईरान आउट विद दिस बैक इन द डे। मैं तफसील में नहीं जाते यहाँ पे, बट एवरीबडी नोज दिस। तो गिवन दैट वी हैव शेयर्ड दिस काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर सीक्रेट्स विद देम हिस्टोरिकली, आई डोंट नो, बट आई एम श्योर अमेरिका डेस्परेट एट दिस टाइम। एटलीस्ट पॉस्चरिंग उसकी ऐसी है कि वो डेस्परेट है। एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप की एडमेंट डेस्परेट है। लेकिन इस ज़मन में ये जो अलामत है कि जो वो अमेरिका चाहता है कुछ हो, ईरान चाहता है कुछ हो, पाकिस्तान चाहता है कुछ हो, चीन की भी ख्वाहिश है। और मैं हैरान हुआ हूँ ये इसका इजहार पढ़ के। चाइना टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन एंडिंग मिडल ईस्ट फाइटिंग। ये मैंने जो फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी हैं, उन्होंने ये वादा किया है टॉक्स में अब्बास अरागची के साथ। बहुत बड़ी अलामत है ये। उसने कहा है वैंग ने कि मुकम्मल लड़ाई को ख़त्म करना है वो अचीव किया जाएगा बिला किसी डिले के, बिना किसी देरी के। दोबारा लड़ाई झगड़े का शुरुआत होना हमें नाकाबिले कबूल है, अनएक्सेप्टेबल है। ये बहुत सख्त स्टेटमेंट है चाइनीज़ के लिए। और क्योंकि वो एलाई है, प्रिंसिपल मिलिट्री भी है, पॉलिटिकल एलाई भी है, प्राइमरी कंज्यूमर है ईरान की ऑयल, और ये जो ऑयल प्रोविजन है, एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं चाइना की। तो अब देखते हैं कि 14-15 को वाकई में क्या इतना सख्त गिरी के साथ चाइना बड़े किरदार में आएगा अमेरिका के सामने। देखना पड़ेगा। और क्या अमेरिका इतने आसानी से चाइना को इस प्राइमरी रोल में, प्राइमेसी के रोल में आके फेंटी खा के यहाँ चला जाएगा? लग नहीं रहा। सूरत हाल टाइट है। दुआ करें। उम्मीद करता हूँ यही जंग का अख्ताम होगा, लेकिन हम दुआ करते हैं कि इज़्ज़त के साथ हो जाए, जो भी हो जाए। होना वही एट द एंड ऑफ द डे जो लोगों ने अज़म कर लिया हुआ है अल्लाह की छूट से। दुआ करते हैं खैर के लिए। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।